गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द नर्सिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग स्टार्ट किए हुए थे थर्ड यूनिट का, जिसका नाम था पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ लिया है वो देख लेते हैं। ठीक है, एक बार हम लोगों ने स्ट्रेस को पढ़ लिया है, स्ट्रेस क्या होता है उसका डिफिनीसन भी समझ लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेसर को पढ़ चुका है। फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ स्ट्रेसर को पढ़ चुका है। ध्यान दीजिएगा, टाइप ऑफ स्ट्रेसर पढ़े हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेस नहीं पढ़े हैं। फिर है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेस, ऐसा क्या क्या सा फैक्टर है जो कि स्ट्रेस को अफेक्ट करता है। फिर मॉडल ऑफ स्ट्रेस, फिर सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। इतना टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर चुका है। स्ट्रेस, स्ट्रेसर, टाइप ऑफ स्ट्रेसर, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेसर, मॉडल ऑफ स्ट्रेस एंड सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। इस लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेस। हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था वो था टाइप ऑफ स्ट्रेसर। इस लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो कितने टाइप के होते हैं? तो स्ट्रेस जनरली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है फ्रस्ट्रेशन, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा है प्रेशर। ठीक है, तो टाइप ऑफ स्ट्रेस में कितने हैं? 3, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट और प्रेशर। फ्रस्ट्रेशन की बात करें तो उसका शुद्ध हिंदी हो गया निराशा। कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो संघर्ष या विवाद। क्या होता है हम लोग समझेंगे, अभी आपको मैं शुद्ध हिंदी बता रहा हूँ। और प्रेशर का मतलब होता है दबाव। ठीक है, वो ये प्रेशर ये वाला नहीं है, मतलब साइंस वाला नहीं है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये नहीं है। वो जो है सो हम लोग समझेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग को ये 3 कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं। उसमें पहला क्या है? फ्रस्ट्रेशन, जिसका मतलब है निराशा। दूसरा क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष या विवाद। और प्रेशर मतलब दबाव। तो स्ट्रेस या तनाव 3 प्रकार के होते हैं, निराशा, संघर्ष और दबाव। अगर इंग्लिश में बात करें तो टाइप ऑफ स्ट्रेसर कितने हैं? 3। पहला फ्रस्ट्रेशन, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा प्रेशर। अब हम लोग एक एक करके इस तीनों को समझेंगे। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं किसका? सबसे पहला टाइप ऑफ स्ट्रेस में फ्रस्ट्रेशन की। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन समझेंगे, फिर विथ एग्जांपल। मैंने आप लोग को एग्जांपल भी लिख दिया है, मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले अगर फ्रस्ट्रेशन होता क्या है, फ्रस्ट्रेशन है क्या, किसी ने हमसे इसका डिफिनीशन पूछ लिया तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे? तो फ्रस्ट्रेशन की डिफिनीशन की बात करें तो ये होता है इट इज मतलब कौन? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन इज डिस्क्राइब एज ए मिक्सचर ऑफ एंगर, इरिटेशन, डिप्रेशन एज ए ब्लॉकेज इन द अचीवमेंट ऑफ द गोल। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन क्या है? ये एक मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर मतलब सब कुछ मिला जुला को मिक्सचर बोलते हैं। ये एक मिक्सचर है। किस किस चीज का मिक्सचर है? एंगर का, इरिटेशन का, डिप्रेशन का। और ये मिक्सचर करता क्या है? ये मिक्सचर कुछ नहीं करता है। जो आप गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, जो आपके लाइफ का गोल है, उसको अचीव करने में, अचीव करना मतलब पाने में, उस लक्ष्य को पाने में रुकावट पैदा करता है। रुकावट को क्या बोलते हैं? रुकावट पैदा करने को क्या बोलते हैं? ब्लॉकेज। ब्लॉकेज मतलब क्या होता है? रुकावट पैदा करना। तो फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें निराशा, जलन, अवसाद ये सब रहते हैं और ये आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा बनाते हैं या बाधा बनते हैं। सिंपल है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन की डिफिनीशन क्या है? इट इज डिस्क्राइब एज ए मिक्सचर ऑफ एंगर, इरिटेशन, डिप्रेशन एज ए ब्लॉकेज ऑफ अचीवमेंट इन द गोल। तो गोल को अचीव करने में जो रुकावटें आती है, फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन, इरिटेशन, एंगर, इन सभी को मिक्सचर को, इन सभी को मिलाकर जो एक रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। ओके,
तो फ्रस्ट्रेशन का सिंपल डिफिनीशन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि फ्रस्ट्रेशन क्या है। इट इज डिस्क्राइब एज ए मिक्सचर ऑफ एंगर, इरिटेशन, डिप्रेशन एज ए ब्लॉकेज इन द अचीवमेंट ऑफ द गोल। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट वांट टू गो फॉर हायर स्टडी बट पुअर फाइनेंशियल पोजीशन डज नॉट परमिट हिम। एक बच्चा है जो आगे ऊंची मतलब हायर स्टडी करना चाहता है, एमएससी, बीएससी, पीएचडी, डॉक्टरेट, ये सब करना चाहता है। उसकी इच्छा है, उसका गोल है कि हम किसी चीज़ में पीएचडी करें, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में हम पीएचडी करें। लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति बोले तो पैसा से रिलेटेड, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, वो क्या है, पुअर है, मतलब कमज़ोर है। उसकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो क्या वो हायर स्टडी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो हायर स्टडी में पैसे लगेंगे तो पैसे तो उनके घर वाले देंगे, लेकिन उनके घर वाले का तो आर्थिक स्थिति अच्छा है नहीं, तो वो अपने गोल को अचीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर वो बच्चा किस में जा सकता है? स्ट्रेस में जा सकता है। और वो किस टाइप में जाएगा? फ्रस्ट्रेशन वाले। वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो करना कुछ और चाहता है, हो नहीं पा रहा है, उसके अंदर गुस्सा आएगा, गुस्सा अपने घर वालों के प्रति। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि आप गरीब हैं, इसमें मेरा क्या दोष है, आपको कमाना चाहिए, हमको आप धरती पे लाए हैं, आपका कर्तव्य है। वो अपने माता पिता को ही बताने लगते हैं। तो ये गुस्सा हुआ। जलन होगा, आसपास के लोगों को देखें कि नहीं उनका बेटा है वो आगे पढ़ रहा है, वो पीएचडी कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे इसके कारण वो डिप्रेशन में जाएगा। तो ये सब चीज़ें को क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, तो वहीं पे हम एग्जांपल दिए हैं कि एक स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट वांट टू गो फॉर हायर स्टडी बट पुअर फाइनेंशियल पोजीशन डज नॉट परमिट हिम। और ये किस टाइप का है? ये दो टाइप का होता है। फ्रस्ट्रेशन में जो ब्लॉकेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं, एक इंटरनल। यहाँ पर एक्सटर्नल क्या है? फाइनेंशियल कंडीशन अंदरूनी, हमारे अंदर तो नहीं है, वो अपने फैमिली में है, घर में, बाहरी दुनिया में है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल ब्लॉकेज हुआ। अब है इंटरनल ब्लॉकेज का भी एक एग्जांपल है। इंटरनल ब्लॉकेज का एग्जांपल, अनदर केस, एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें एक स्टूडेंट वांटेड टू अचीव हायर ग्रेड बट लोअर इंटेलिजेंस सर्व एज ए ब्लॉकेज। एक छात्र है जो कि अपने क्लास में टॉप करना चाहता है, इसके लिए वो मेहनत भी करता है, बहुत सारा मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वो टॉप नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है, दिमाग की सोचने की क्षमता है, वो क्या है? कम है। तो आप इसको कहीं से खरीद नहीं सकते हैं। आप आईक्यू को आप खरीद नहीं सकते हैं पैसे से। आप गरीब हैं तो मे भी आपका आईक्यू अच्छा हो सकता है, अमीर है तो मे भी उसका आईक्यू लो हो सकता है। इससे फाइनेंशियल कंडीशन, बाहरी दुनिया का कोई मतलब नहीं है। ये आपके इंटरनल, आपके जीन पे, आपके डीएनए पे डिपेंड करता है। तो एक लड़का है जो कि एक अच्छा ग्रेड पाना चाहता है, वो मेहनत भी करता है, लेकिन अपने लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन के कारण वो कर नहीं पाता है। वो अपने गोल को अचीव, टॉप जो करना था क्लास में, वो अचीव नहीं कर पाता है। तो ये क्या हो गया? इंटरनल ब्लॉकेज। इसके कारण भी वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और फ्रस्ट्रेट में जाने के बाद फाइनली वो स्ट्रेस में चला जाएगा। तो फ्रस्ट्रेशन इस तरह से क्लियर हुआ। एक बार फिर से कर लेते हैं। फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन, इट इज डिस्क्राइब एज ए मिक्सचर ऑफ एंगर, इरिटेशन, डिप्रेशन एज ए ब्लॉकेज इन द अचीवमेंट ऑफ द गोल। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक स्टूडेंट है जो कि हायर स्टडी करना चाहता है, लेकिन उसके घर की कंडीशन, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन है, इसलिए वो नहीं कर पाता है। तो ये क्या हो गया? एक्सटर्नल ब्लॉकेज। फिर दूसरा अनदर केस है, एक और केस है जिसमें एक स्टूडेंट वांटेड टू अचीव हायर ग्रेड इन क्लास बट लोअर इंटेलिजेंस सर्व एज ए ब्लॉकेज। तो ये क्या आ गया? इंटरनल ब्लॉकेज। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले को हम लोग क्लियर करेंगे कि कन्फ्लिक्ट क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इट इज ए कंडीशन व्हेन टू और मोर देन टू गोल, ठीक है, एक या एक से अधिक गोल कम इनटू द कंपटीशन विथ ईच अदर इन सच ए वे दैट अचीवमेंट ऑफ वन गोल इज ब्लॉक्ड बाय अनदर गोल, इट इज कॉल्ड कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट क्या है? कन्फ्लिक्ट क्या है? तो कन्फ्लिक्ट एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें
एक या दो गोल होते हैं, ठीक है, क्या है, 2 और मोर देन 2 गोल, एक या एक से अधिक गोल एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आ जाते हैं। और अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाइएगा कि अगर आप इस गोल को पकड़ना चाहते हैं तो ये गोल छूट जाएगा, और ये गोल को पकड़ना चाहते हैं तो ये गोल छूट जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग जब 9, 10 या 6, 7 में रहते थे, स्कूल से होमवर्क मिलता था, होमवर्क बनाते बनाते 10 बज गया। अब अपना है कि 10:30 बजे रात में अपने को नींद आ ही जाता है, उसके बाद हम जग ही नहीं सकते। अब मेरे पास 2 होमवर्क बचा हुआ है, एक मैथ का बचा हुआ है, एक इंग्लिश का बचा हुआ है, और दोनों में आधा आधा घंटा लगेगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया कि मेरे पास 2 गोल हैं, एक मैथ का ही बनाना है, एक इंग्लिश का बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या हो गया कि अगर एक बनाते हैं तो दूसरा छूट जाता है, मतलब 2 कंपटीशन में आ गए दोनों गोल, मैथ वाला और इंग्लिश वाला। तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कन्फ्लिक्ट क्या है, इट इज़ ए कंडीशन, ये एक ऐसी अवस्था है, व्हेन 2 और मोर देन 2 गोल, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक गोल कम इनटू कंपटीशन, वो एक दूसरे, एक या एक से अधिक गोल प्रतियोगिता में आ जाते हैं एक दूसरे के विथ ईच अदर, इन सच ए वे, वे कुछ इस तरह से आते हैं, इन सच ए वे दैट अचीवमेंट ऑफ वन गोल इज ब्लॉक्ड बाय अदर गोल, वो कुछ इस तरह से कंपटीशन में आते हैं कि अगर आप एक गोल को अचीव करते हैं तो दूसरा आपसे छूट जाएगा, अगर आप दूसरा को पकड़ते हैं तो पहला आपसे छूट जाएगा, और इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट कहते हैं। सिंपल है, सिंपल मीनिंग है कि कन्फ्लिक्ट क्या है, तो भैया इट इज़ ए कंडीशन व्हेन 2 और मोर देन 2 गोल कम इनटू competition with each other in such a way that achievement of one goal is blocked by other goal, it is called conflict। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है कि ए स्टूडेंट इज हैविंग फाइनल एग्जाम एंड ऑन द सेम डे हिज ब्रदर मैरिज इज डिक्लेयर्ड। सभी के लाइफ में ऐसा कुछ देखने को मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सुनने को मिलता है कि जिस दिन मेरे घर में एक शादी है उसी दिन मेरे घर में एग्ज़ाम है। तो आपके पास 2 गोल हो गए, एक तो या तो आप शादी अटेंड करें या तो आप अपना एग्ज़ाम देने जाएं। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो शादी छूट जाएगा, अगर शादी अटेंड करते हैं तो एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आ जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट है जिसके घर में उसके भाई की शादी उसी दिन डिक्लेयर हो गया है, उसी दिन से उसका डेट आ गया है जिस दिन पर उसका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। अगर वो, मतलब अब कंडीशन ये है कि 2 में वो एक ही कर सकता है, या तो वो एग्ज़ाम दे या तो वो शादी अटेंड करे। तो वही एग्जाम्पल है कि ए स्टूडेंट इज़ हैविंग फाइनल एग्ज़ाम एंड ऑन द सेम डे हिज ब्रदर मैरिज इज डिक्लेयर्ड। इस तरह से कन्फ्लिक्ट वाला भी क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना प्रेशर। प्रेशर क्या है, प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रेशर है, इट इज अनदर फोर्स दैट सर्व एज ए स्ट्रेस इज प्रेशर। ये एक ऐसी फोर्स है, ये एक ऐसा बल है, ये एक ऐसा, मतलब प्रेशर, प्रेशर एक ऐसा बल है जो कि स्ट्रेस में ले जाने में मददगार होता है। ठीक है, मतलब प्रेशर भी किसी व्यक्ति को स्ट्रेस में ले जा सकता है। वही लिखा हुआ है कि द अनदर फोर्स दैट सर्व एज ए स्ट्रेस इज प्रेशर। फिर क्या लिखा हुआ है, प्रेशर का मेन पॉइंट यहाँ अब आता है कि प्रेशर क्या है। तो प्रेशर, इट इज द स्ट्रेस पार्टिकुलरली व्हेन इट इज अनवांटेड। ठीक है, प्रेशर हमेशा स्ट्रेस में कन्वर्ट नहीं होता है, हमेशा प्रेशर स्ट्रेस नहीं होता है। ठीक है, हमेशा दबाव तनाव नहीं होता है। ठीक है, अब ये तनाव कब होगा, तनाव तब होगा जब, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लाइफ में इंजीनियरिंग करना है, लेकिन आपके घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं मेडिकल करो, तो आप मेडिकल करने में लग गए। आपकी इच्छा नहीं थी, आपका इच्छा क्या था कि मैं एक इंजीनियर बनूं। ठीक है, लेकिन आपके घर वाले बोले कि नहीं तुमको इंजीनियरिंग नहीं करना है, मेडिकल फील्ड में कुछ अच्छा करो। ठीक है, 10th के बाद, तो 10th के बाद अनवांटेड ना, मन चाहे मन से, अनचाहे मन से, आपकी इच्छा ना होते हुए भी आपने
बायोलॉजी को चूज किया। अब बायोलॉजी पढ़ने की आपकी इच्छा तो थी नहीं, आपकी पढ़ने की इच्छा थी मैथ, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना था। लेकिन घर वाले बोले कि नहीं, आपको इस फील्ड में नहीं जाना है, इस फील्ड में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, एक तो आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, ऊपर से घर वाले जो भी आ रहा है अच्छा से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, अच्छे से करोगे ये होगा, 4 घंटा बायो पढ़ो, 2 घंटा और पढ़ो, 3 घंटा और पढ़ो। तो आपके बायोलॉजी तो पढ़ने उसकी पहले ही नहीं इच्छा थी, उसके बाद फिर भी अपने मन अनचाहे मन से बायो का बुक खोला, बायोलॉजी का बुक खोला, ऊपर से आपको फिर से दबाव मिल रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो प्रेशर होगा वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि प्रेशर मतलब दबाव स्ट्रेस में कन्वर्ट कब नहीं होगा। तो 10th के बाद आपको इंजीनियरिंग करना था, आपके गार्जियन बोले ठीक है इंजीनियरिंग कर लो। अब आप पढ़ाई करना है, पढ़ाई के आधा घंटा पढ़ाई किया, मन भटक गया, लेकिन आपकी इच्छा है कि हम इंजीनियर बने। आपके घर वाले आए और बोले तुम क्या कर रहे हो, पढ़ो मैथ पढ़ो तब भी इंजीनियर बनोगे अच्छे से। तो ये प्रेशर जो है वो पॉजिटिव प्रेशर है। ये प्रेशर आपको तनाव में नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो आप खुद चाहते थे, उसमें तो सहयोग हो गया कि आप थोड़ा सा उससे भटक गए थे, तो घर वाले दबाव देकर आपको सही लाइन पे ले आए। तो वो ये जो प्रेशर पड़ा है वो तनाव में कन्वर्ट नहीं होगा। तनाव में प्रेशर कब कन्वर्ट होगा, जब वो अनवांटेड रहेगा। ठीक है, मतलब आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप उस काम को कर रहे हैं और उस पर से भी आपके गार्जियन आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उस केस में ये प्रेशर स्ट्रेस में कन्वर्ट होगा। तो यही इसका मेन पॉइंट है, इट इज़ द स्ट्रेस। ये स्ट्रेस कब है, जब स्पेशली जब इट इज़ अनवांटेड। ये जब अनवांटेड है तब प्रेशर स्ट्रेस में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसे नहीं। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया। प्रेशर क्या है, द अनदर फोर्स दैट सर्व एज ए स्ट्रेस इज प्रेशर। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ द स्ट्रेस पार्टिकुलरली व्हेन इट इज़ अनवांटेड। अब इसका भी एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ए स्टूडेंट इज ऑलरेडी वर्किंग वेरी हार्ड विथ हिज बेस्ट इफर्ट, बट इफ पेरेंट्स अननेसेसरली पुट प्रेशर टू वर्क हार्ड देन इट इज ए सीरियस स्ट्रेस। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो एक स्टूडेंट है जो कि ऑलरेडी हार्ड वर्क कर रहा है, वो अपना बेस्ट इफर्ट लगा रहा है, वो जितना टाइम दे सकता था काट छाट के, जितना मेहनत कर सकता था उतना एकदम फुल एफिशिएंसी के साथ वो अपना काम कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद उसके पेरेंट्स, जहाँ पर उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद एकदम डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, खुद दिन रात उसमें लगा हुआ है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके इतना जी तोड़ मेहनत के बावजूद भी उसके पेरेंट्स उस पर प्रेशर कर रहे हैं कि अच्छे से पढ़ो, तुमको देख रहे हैं तुम कम पढ़ते हो, तुम पर नहीं हो पाएगा, तुम अच्छे पढ़ोगे अच्छे ग्रेड आएंगे। तो यहाँ पर उस दबाव की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में ये एक सीरियस स्ट्रेस का कारण बन सकता है। फिर से एक बार कंडीशन आपको बताते हैं कि एक स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट इज ऑलरेडी वर्किंग वेरी हार्ड with his best effort, but if parents unnecessarily put pressure to work hard then it is a serious stress। एक स्टूडेंट है जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो अपने बेस्ट इफर्ट के साथ, लेकिन उसके पेरेंट्स अननेसेसरली फिर भी उस पर प्रेशर डाल रहे हैं हार्ड वर्क के लिए, तो ये एक सीरियस स्ट्रेस का कारण हो सकता है। तो हम लोगों ने आज क्या क्लियर किया, हम लोगों ने आज क्लियर किया टाइप ऑफ स्ट्रेस, जिसमें हम लोगों ने इसके कितने टाइप पढ़े, 3 टाइप पढ़े। पहला फ्रस्ट्रेशन, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट और तीसरा प्रेशर। ओके, तो अब प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेसर, सिम्टम ऑफ स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेसर, ये सब टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग इतना स्ट्रेस के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग को पढ़ना है कि ये स्ट्रेस को मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस हम लोग को पढ़ेंगे, इस सबसे कैसे हम लोग बच सकते हैं, अगर कोई हो गया है तो उससे कैसे निकल सकते हैं। तो अब ये सब पूरा कंप्लीट हो गया, अब इसके उपाय सोचेंगे कि हम लोग इससे कैसे निकल सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आइए हम लोग कवर करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, स्ट्रेस क्या होता है, टाइप ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेसर क्या है, मॉडल ऑफ स्ट्रेस, सिम्टम ऑफ स्ट्रेस, ये सब सारी बातें हम लोगों ने क्लियर कर लिया अभी तक। अभी हम लोगों ने
तुरंत क्या पढ़ा, टाइप ऑफ स्ट्रेस 3 टाइप का होता है, कॉन्फ्लिक्ट, प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, सॉरी। अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक के, अब स्ट्रेस के बारे में हम लोगों ने इतना सब चीज़ जान लिया। अब बात आता है कि इसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। मैनेजमेंट का शुद्ध हिंदी क्या होता है, प्रबंधन। लिखने का जरूरत नहीं है आई थिंक, हाँ। तो मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस अब हम लोग को पढ़ना है, मतलब प्रबंधन ऑफ स्ट्रेस, मतलब बचाव कैसे कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं, क्या क्या हम ऐसी काम करें जिससे हम लोग स्ट्रेस का शिकार, तनाव के शिकार ना हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे, जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में अगर अपनाते हैं तो तनाव से हम दूरी बना सकते हैं। तो वही हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। इसके बाद हम लोग नर्सिंग इंटरवेंशन भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस क्या क्या है। तो यहाँ पर आपको मैंने 5 मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस बताया है। फर्स्ट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिवेंट्स द रिकरेंस ऑफ स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस। क्या होता है मैं आपको क्लियर करूंगा, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सब क्लियर करूंगा एक एक करके। तो फर्स्ट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिवेंट्स द रीअकरेंस। रीअकरेंस का मतलब होता है बार बार किसी चीज का होना। ठीक है, रीअकरेंस ऑफ स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस। ठीक है, सेकेंड क्या है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बिटवीन डिफिकल्ट एंड प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। ओके, क्या है मैं आपको समझाऊंगा। थर्ड क्या है, रिलैक्सेशन टेक्निक, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस ऑल प्ले ए पार्ट इन इम्प्रूविंग योर फिजिकल, बिहेवियर एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। चौथा क्या है, लर्न हाउ टू रिलैक्स योर सेल्फ। पांचवा क्या है, डेवलपिंग ए नेटवर्क ऑफ सोशल सपोर्ट एंड अडॉप्टिंग गुड सेल्फ केयर हैबिट। ओके, ये 5 आपको मैंने मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस बताया है। अब हम देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला लिखा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रिवेंट मतलब रोकना, समस्या को समाधान। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिवेंट द रीअकरेंस, जो बार बार चीजें आती है उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, रीअकरेंस द स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस। ठीक है, अब स्ट्रेस आता कैसे है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, दूसरों से बात कर रहे हैं, खुद सोच रहे हैं और उसको सोल्व करने का सोचते हैं, आप बहुत बार सोचते हैं, लेकिन आप उसको सोल्व करने की कोशिश रियल लाइफ में नहीं करते हैं, तो एक प्रॉब्लम था वो रहा, फिर उसको सोल्व ना किया, लाइफ में जैसे ही आगे बढ़े दूसरा प्रॉब्लम आया, उसके बारे में भी सोचे छोड़ दिए, फिर लाइफ में जैसे ही आगे बढ़े तीसरा प्रॉब्लम आया, उसके बारे में भी सोचे छोड़ दिए। इस तरह से आपके पास प्रॉब्लम का एक भंडार बन गया। अब ये प्रॉब्लम आपको स्ट्रेस में ले जा सकता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए, सिर्फ उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, उस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम सोल्विंग आ गया कि आपके पास प्रॉब्लम आया, सोल्व कर दिए। हाँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जो हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश तो सोल्व करने का कर सकते हैं, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम सोल्विंग नेचर आ गया कि आपके पास प्रॉब्लम आया सोल्व कर दिए, प्रॉब्लम आया सोल्व कर दिए, तो उससे जो बार बार स्ट्रेसफुल कंडीशन बनता है वो उसको रोका जा सकता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम आया सोल्व कर दिए, प्रॉब्लम आया सोल्व कर दिए, तो आपके लाइफ में जो बार बार रीअकरेंस, जो बार बार स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस आता है जिससे आप स्ट्रेस में जा सकते हैं, लेकिन आप नहीं जाइएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम आया आपने सोल्व कर दिया, फिर से प्रॉब्लम आया आपने सोल्व कर दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस है, प्रॉब्लम सोल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम को सोल्व कर दिए। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिवेंट्स द, प्रिवेंट्स मतलब रोकना, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिवेंट्स द रीअकरेंस ऑफ स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस। ओके, फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड क्या कहता है कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बिटवीन डिफिकल्ट एंड प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। अब मनुष्य के लाइफ में, मनुष्य के जीवन में 2 तरह के समय हो सकते हैं, एक अच्छा समय, एक बुरा समय। मतलब एक डिफिकल्ट समय, एक प्लेजरेबल। प्लेजरेबल का मतलब क्या, आनंद, आनंद मतलब तो खुशी। एक दो टाइप के समय होंगे, या तो आपके पास डिफिकल्ट टाइम होगा, आपका डिफिकल्ट समय चल रहा है, या हंसी खुशी से टाइम कट रहा है। तो
आपको इन दोनों के बीच में प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है। ये ना कि वो खुश हैं तो बस खुश हैं, आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे हैं, खुश हैं, और दुखी हैं तो दुख हैं, सोच रहे हैं तो सोच ही रहे हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। अब कोई बोलेगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो ये आपको देखना है, क्योंकि हम आपको टाइम मैनेजमेंट बता सकते हैं कि 4 घंटे आप मूवी देखो, फिर 8 घंटे पढ़ लो, लेकिन आपके पास क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, किस सिचुएशन में आप रहते हैं, कैसी अवस्था में आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा कि हंसी और खुशी और दुख, मतलब खुशी और दुख दोनों जो टाइम होते हैं उनके बीच में आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या होता है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बिटवीन डिफिकल्ट एंड प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। ओके, अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या बोलता है, रिलैक्सेशन टेक्निक, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस ऑल प्ले ए part in improving your physical, behavioral and emotional response to stress। अगर ये सब चीज़ें जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक, व्हाट डू मीन बाय रिलैक्सेशन टेक्निक? रिलैक्सेशन टेक्निक है ऐसा वर्क, ऐसा कार्य जो हम अपने आप को रिलैक्स होने के लिए करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन टेक्निक। जैसे कोई लोग भगवान का ध्यान, ईश्वर का ध्यान करते हैं, उससे रिलैक्स होते हैं। कोई योगा करते हैं, कोई मौन व्रत धारण करते हैं, तो ये सब क्या, कोई म्यूजिक सुनते हैं, सबका अपना अपना रिलैक्सेशन, जिसमें उनको खुशी मिलती है उनको रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टेक्निक हो गया, या एक्सरसाइज सुबह सुबह हेल्दी लाइफ के लिए अच्छा होता है, या न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, किस समय पर कौन सा भोजन लेना चाहिए, कब हमको किस टाइप का भोजन लेना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना प्रोटीन डाइट, कितना कार्बोहाइड्रेट डाइट, कितना फैट डाइट। अगर ये सब की ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, किन किन चीज़ों का, रिलैक्सेशन टेक्निक का, एक्सरसाइज का, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस का, तो ये सब आपके तीनों जो रेस्पॉन्स होते हैं, फिजिकल रेस्पॉन्स, बिहेवियर रिस्पॉन्स और इमोशनल रेस्पॉन्स, इन तीनों को इम्प्रूव मतलब अच्छा करने में इन सब का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पर बता रहा है कि स्ट्रेस के जो फिजिकल रिस्पॉन्स होते हैं, बिहेवियरल रिस्पॉन्स होते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं, इन सभी को आप अच्छा कर सकते हैं किसके मदद से, रिलैक्सेशन टेक्निक के मदद से, एक्सरसाइज के मदद से, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस के मदद से। तो थर्ड पॉइंट यही बोलता है कि रिलैक्सेशन टेक्निक, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस ऑल प्ले ए पार्ट इन इम्प्रूविंग, मतलब अच्छा करने में, इम्प्रूविंग योर फिजिकल, बिहेवियर एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट बोलता है लर्न हाउ टू रिलैक्स योर सेल्फ। अब ये आपको खुद सीखना है कि आप किस तरह से अपने आप को रिलैक्स कर पाते हैं। किसी को म्यूजिक देखना पसंद है, किसी को म्यूजिक सुनना भी पसंद है और गाना भी पसंद है, किसी को मूवी देखना पसंद है, किसी को सीरीज देखना पसंद है, किन्हीं को बाइक चलाने से रिलैक्स होते हैं, टेंशन में अपना बाइक निकाले चला रहे हैं, किसी को घूमने से रिलैक्स हो जाते हैं। तो आप खुद पता कीजिए कि क्या क्या ऐसा एक्टिविटी है जिससे आप रिलैक्स होते हैं, और जब आपके सामने वो स्ट्रेसफुल कंडीशन आए तो वो टेक्निक, वो कार्य, वो वर्क आप किया कीजिए, इससे आप स्ट्रेस में जाने से बचिएगा। तो फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है, लर्न, सीखिए कैसे आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहा है डेवलपिंग, मतलब बनाना, किसी चीज़ को बनाना, डेवलपिंग ए नेटवर्क ऑफ सोशल सपोर्ट एंड अडॉप्टिंग गुड सेल्फ केयर हैबिट। तो आप जहाँ पर रहते हैं, अपने आसपास सोशल मतलब सोसाइटी, समाज, आप अपने समाज के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाइए, एक अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिए जो आपके अच्छे कामों में सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों से आप दोस्ती कीजिए। तो मतलब समाज के साथ अपने बॉन्डिंग को बहुत ही गहरा बनाइए। उसके बाद अपने ज़िंदगी में जो हैबिट है वो अच्छे हैबिट को अपनाइए। स्मोकिंग से दूर रहिए, अल्कोहलिज्म नहीं कीजिए, अच्छे स्ट्रीट फूड से दूर रहिए। तो ये सब क्या है, गुड हैबिट है। तो फिफ्थ पॉइंट पर ही बोलता है कि डेवलपिंग ए नेटवर्क ऑफ सोशल सपोर्ट एंड अडॉप्टिंग, मतलब लेना, ग्रहण करना, अडॉप्टिंग ए गुड सेल्फ
केयर हैबिट। तो ये 5 पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। एक बार मैं आपको फिर से ये पांचों क्लियर कर देता हूँ। हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, जिसमें पहला हम लोग को पढ़ना क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिवेंट्स द रीअकरेंस ऑफ ए स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस। अगर आप प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं तो जो बार बार आपके लाइफ में स्ट्रेस आता है उससे आप बच सकते हैं। दूसरा क्या है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बिटवीन डिफिकल्ट एंड प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। दुखी और खुशी जो के बीच समय होता है उसको आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ रहिए। सॉरी, बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इसके सॉरी। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। तीसरा क्या है, रिलैक्सेशन टेक्निक, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस ऑल प्ले ए पार्ट इन इम्प्रूविंग योर फिजिकल, बिहेवियरल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। नेक्स्ट क्या है, लर्न हाउ टू रिलैक्स योर सेल्फ। नेक्स्ट क्या है, डेवलपिंग ए नेटवर्क ऑफ सोशल सपोर्ट एंड अडॉप्टिंग गुड सेल्फ केयर हैबिट। तो इस तरह से मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस भी क्लियर हुआ और टाइप ऑफ स्ट्रेस भी क्लियर हुआ। इस टॉपिक में, इस लेसन में हमको 4 टॉपिक पढ़ना था, 4 हेडिंग पढ़ना था। तो अभी तक हम लोग पहला हेडिंग ही पढ़ रहे थे और पहला हेडिंग बस अब खत्म होने वाला है। उसके बाद 3 हेडिंग और 3 टॉपिक और बचेगा। वो क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ स्ट्रेस। बस ये हेडिंग पढ़ेंगे, ये टॉपिक हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो 3rd यूनिट का जो 4 टॉपिक पढ़ना था वो एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।